अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पानामा लीक्स का मामला मुसलसल उलझता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उलझाया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सियासत कर रही है। पानामा लीक्स के मामले पर सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना, उसके इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात के हवाले से यह कहा है कि उनके पास ना तो जराए हैं और ना ही उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह के मामलात की तहकीकात कर सकें, और दीगर ममालिक के साथ उनके मुआहदे भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब ज़ाब्ता-ए-कार के हवाले से भी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अवामी जलसों के जरिए पानामा लीक्स के बायस बढ़ने वाले सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज मनसेरा भी गए और वहां पर अवामी राब्ता मुहिम में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया और कुछ अवामी पैकेजेस का ऐलान भी किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अवाम तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब अगर बात हो इसमें इख्तलाफ की, तो पानामा लीक्स को लेकर सरगर्म अपोजिशन की जमातें वो आपस में राब्ते और हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए जो है वो कोशिश तो कर रही है, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं, इस पर बात करने के लिए मारूफ तज्जियाकार और कॉलम निगार हसन निसार साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करूंगा पानामा लीक्स के मामले के हवाले से। अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक नतीजे का ताल्लुक है तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सानवी बात है। इम्पॉर्टेंट बात कुछ और है। ये जब ये स्कैम, जब ये पनामा लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ तो अगर आपने पढ़ा हो, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि अगर ये मामला अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता तो फॉल ऑफ ढाका के बाद, सुकूत ढाका के बाद इस मुल्क के अवाम के साथ ये दूसरी बड़ी ट्रेजेडी होगी। अच्छा, अरबों रुपए की लूट मार का शक है, इल्जाम है। ये अगर मंतकी अंजाम, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पे इल्जाम है, जो मुल्जिम हैं, मुजरिम साबित होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ जी कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कौम भी और मेरे जैसे लोग भी। इन लोगों ने आसिफ जरदारी के बारे में उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की इंतहा कर दी और मिस्टर 10% और फिर प्रमोट करके मिस्टर 25%, फिर जवाबन उन्होंने इन्हें 100% करार दिया। अच्छा, वो क्या केस था? वो डिनाई करते रहे सरे पहले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब हाथ पड़ा तो पता चला कि सरे पहले से नहीं का था। अच्छा, अब इनके बारे में भी बेशुमार स्कैंडल्स हैं, बेशुमार इल्जामात हैं। तो अगर ये, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अवाम और खुद शरीफ फैमिली को ये अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव कि ये तो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें वाली बात है। ये पाक साफ लोग हैं और अगर ये सच्चे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये एक, मैं समझता हूं ये 5 मिनट में हल होने वाला मसला है। सीधा ऑपोजिशन को कहें जो जो चाहते हो करो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं, जो चाहते हो वो कर लो। अच्छा, अपनी पसंद का वो कमीशन बना लो, किस किस्म की सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हुकूमती सतह पे चाहिए, हमारी जाती सतह पे चाहिए, तो वो हम पेश कर देते हैं। अपना शौक पूरा कर लो। मतलब मैं जेन्युइनली, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, मेरे पास कॉमन सेंस की कमी होगी जो मैं ऐसी बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है, ये सोच रहा है कि अगर ये बिल्कुल साफ हैं, इनका कोई मसला नहीं है, कोई घपला नहीं है, कोई लूट मार रही है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कोई गैर अखलाकी काम नहीं है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये 10 मिनट का मसला है जो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, होता नहीं जा रहा है। इसको मसलसल, मुझे एक बात बताएं, यानी अपने लोगों से तो मुशावरत करनी है, वहां से लेके फजलुर रहमान तक मुशावरत हो रही है। वो किस बात की मुशावरत भाई? सही।
मुझे कहो मेरे एसेट्स चोरी के हैं, डकैती के हैं, तो मैं मशवरे शुरू कर दूंगा। मैं पूछने वाले को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, फैक्ट शीट सारी सामने रख दूंगा। अब फजलुर रहमान साहब को भी अचानक मेदे, पता नहीं उनके मेदे में क्या चला गया है। होता है बाज़ टेंशन बहुत बढ़ जाए तो कुछ लोगों को ना स्टमक का प्रॉब्लम। इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर दिस मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो सुना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। भाई उनसे किस बात का मशवरा? और फिर क्यों इतनी बड़ी आपको कैंपेन चलाने की जरूरत? अवाम राब्ता मुहिम, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। मूडीज ने इतनी क्रेडिबल इदारा है पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल रेटिंग देता है वो। उन्होंने पाकिस्तान की इनकी जो नाम नेहाद तरक्की का, उन्होंने बिल्कुल उसके कपड़े उतार दिए हैं, ये कह के कि पाकिस्तान का कर्जा टोटल मुल्क की जीडीपी का 63.5% हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जिसको इकोनॉमिक्स की ABC भी पता है, उसकी नींद उड़ जाएगी ये पढ़ के। बिल्कुल ठीक। कि जीडीपी टोटल जो इस मुल्क का है, इस पे टोटल जो कर्ज है वो 63.5% है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। अब फिर ये मोरालिटी क्या मोरालिटी है? आपकी जात पे, खानदान पे अगर उंगली, और वो बाहर से उठाई गई, साजिश कहां से आई भाई? बेशुमार लोग थे, उनमें से एक आप भी निकल आए। तो आप करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं हुकूमत की, टैक्स पेयर की कॉस्ट पे। मुझे एक बात बताएं आप, अच्छा ताजा तरीन झूठ है कि जी इन्होंने नाम निकाल लिया है, माजरत की है। दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड कि ना कोई नाम शाम निकला है, ना कोई माजरत हुई है। ठीक है, पूरी फैमिली, सबके बयानात में अजीबो गरीब किस्म के तदादात हैं। फैमिली से लेके इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो वो लास्ट जो स्टेटमेंट जाने से पहले बाहर जाके देके गए थे, वो किसी का बयान नहीं एक दूसरे के साथ मिलता। इतना अबार है कॉन्ट्रडिक्शंस का। अच्छा, सवाल बड़े सादा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। सादा सवाल है कि जी बाहर आपकी जायदादें कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां हैं और कितनी हैं, ये कब कब हुआ, यानी जायदादें कब कब खरीदी गई, इन्वेस्टमेंट्स कब कब की गई, ये पैसा कहां कहां से आया, ये पैसा कितना कितना था और बाहर कैसे गया। ठीक, ये 2 4 5 बेसिक से सवाल हैं। ये जो अभी आप कोट कर रहे थे कि फलाना कह रहा है कि पाकिस्तान यूं नहीं कर सकता, पाकिस्तान यूं नहीं कर सकता, यूं वूं की तो जरूरत ही नहीं है। मगर सर हुकूमत बज़िद है, हुकूमत कहती है देखे वजीर आजम का अपना नाम नहीं आया, बच्चों का नाम है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया और ये बड़ी बात है। तो क्या आपको नहीं लगता ये वाकई बड़ी बात है? भाई ये बड़ी बात तब होती ना कि सारी तफसीलात सामने रखें। मतलब टीनेजर्स बच्चे, ये तो मेरा ख्याल है पॉल गेटी ओनासिस जिसने जैकलिन कैनेडी से शादी की थी, वो यूनान का था खरबपति। पॉल गेटी से लेके ओनासिस और ये जो बिल गेट्स, ये सारे इकट्ठे कर लो तो ये जीनियसेस है भाई। को माइडस टच है, जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाती है। इसको एक्सप्लेन कर दें। यही तो मैं अभी जो मैंने बात की है, मैं तो कोई टेक्नीशियन नहीं हूं, मैं तो ये फोरेंसिक वगैरह की ABC से भी वाकिफ नहीं हूं। सादा से सवाल है कि जी ठीक है, मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम है, बच्चों की ये उम्रें थी उस वक्त जब ये हुआ, तब उस बच्चे की उम्र इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, जब ये हुआ इतनी थी, फलां फलां जगह पे हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट, फलां फलां जगह पे प्रॉपर्टी है, और इससे सन में ये कुछ हुआ। इस पर प्रॉब्लम क्या है? अब ये तो है ना कि आप दाएं हाथ से दे के बाएं से वापस वसूल रहे हैं। आपने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, आपने खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का एक एक्ट, एक ड्रामा किया है। अभी तक एहतसाब के लिए आपने खुद को पेश नहीं किया। एहतसाब तब है अगर आप इन बुनियादी सवालों के जवाब दें। और अगर यहां टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं, यार मुझे तो नहीं पता ना, एक का बयान कुछ कह रहा है, दूसरे का कुछ कह रहा है, तीसरा का कुछ कह रहा है, चौथे का कुछ कह रहा है। इनके दस्ते रास्त इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं इनके, और वो एक
इंटेग्रिटी वाले साहब हैं, चौधरी निसार की जनरल रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मैं तो उनको नहीं, मैं तो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो भाई ये जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनका जवाब दे दें आप, और चंद 5-4 बुनियादी सवाल हैं, तकरीरें करने बैठ जाते हैं। भाई ये जो सवाल नंबर 1 ये जवाब 2 इसका, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, लेकिन वो फिर बच्चों की वो कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी, सबके स्टेटमेंट्स आपस में नहीं मिलते। तो भाई ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं ना, ये क्या बनेगा इसका मैं नहीं जानता, अल्लाह ना करे को बहुत ही को भयानक सूरत बन जाए, वो ना हो तो बेहतर है। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस, हसन साहब ये कॉन्ट्रडिक्शंस किस वजह से हैं आज? क्योंकि बार बार ये वजीर आजम का जो मीडिया सेल है ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। आज जहांगीर तरीन साहब ने भी कहा कि ये झूठ बनाने की फैक्ट्री है। ये जो वजीर आजम के दिफा में लोग उतरे हैं और जिनका अभी हवाला दे रहे हैं, ये इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी क्यों हैं? कॉन्ट्रडिक्शंस है, कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, और ये जो मुहावरा है कि झूठ से इसलिए बचो चुके एक बार बोलोगे तो फिर उसको निभाने के लिए आपको दूसरा बोलना पड़ेगा, फिर उसको जस्टिफाई पर तीसरा बोलना, चौथा। ये अब झूठ की दलदल में, कॉन्ट्रडिक्शंस की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और मैंने चंद रोज पहले पता नहीं किसी चैनल पे ये बात किया कि देखो भाई आप लोग दलदल में फंस गए हो, हाथ पांव मत मारो। दलदल का एक उसूल है कि अगर आप दलदल में फंस जाओगे और हाथ पांव चलाओगे तो आपके डूबने की रफ्तार, आपके गर्क होने की रफ्तार तेज तर होती चली जाएगी। अब ये जो मानसहरा में बाकायदा धमकी है, लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, मजाक है? क्यों फेंक देंगे? एक सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे के आप फारिग कर दें, मुंह तोड़ जवाब दें, चैलेंज कर दें कि जैसा कमीशन चाहते हो, जैसी मदद चाहते हो, मेरी जाती हैसियत में, मेरी सरकारी हैसियत में, वो सारा कुछ प्रोवाइड करता हूं। इसके बाद या तुम इस मुल्क की जान छोड़ दो, तुम सियासत छोड़ दो। इमरान खान को कहें कि या तुम मगरों ले जा या मैं मगरों ले जाना। सच्चे हैं तो ये इससे आइडियल सिचुएशन मेरे भाई हो नहीं सकती। इससे बेहतर, इससे खूबसूरत, इससे आइडियल मौका इनको मिलता ही नहीं। और खुदा की कसम इनकी 10 नस्लों का इक्तदार जो है वो इंश्योर हो जाएगा। अच्छा, पूछे कैसे? पाकिस्तान में चैलेंज बन के उभरा ही इनके लिए एक आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। पीपल्स पार्टी फौत हो चुकी, फजल रहमान वगैरह ये वो, इनके निकनेम से भी आप वाकिफ हैं, इनकी हैसियतें क्या है उनसे भी आप वाकिफ हैं, बाकी किसी में दम नहीं। एक बंदा है, उसको एलिमिनेट कर दो सियासी सीन से, उसको चैलेंज दो, तो फिर कहते हैं ना गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। ये इमरान खान को एक दफा फारिग कर दो, उसके बाद तो ये आपकी सल्तनत है भाई, ये राजवाड़ा है, आप मुगल आजम है। क्योंकि आपको चैलेंज ही कोई नहीं, एक ही आदमी है जो चैलेंज पे चैलेंज दिया जा रहा है, जो चट्टान की तरह डट के खड़ा है, उसको एक्सपोज कर दो, उसे कहो आओ, ठीक ना कोड़ा दूर ना मैदान दूर, आ जा, बनाओ अपने सवाल और मुझसे लो सपोर्ट बतौर वजीर आजम भी और मेरी जाती हैसियत में भी। अच्छा, तो कहानी खत्म है इमरान खान की। मगर वो कहते हैं सर इमरान खान ने कहा, देखें बात सुने, वो कहते हैं इमरान खान इनके सियासी कबाब से बड़ी हड्डी बन के आ गया है उसमें। अच्छा, उससे जान छुड़ाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। मैं तो कोई और बात कर रहा हूं, पनामा लीक्स को मैं तो और एंगल से देख रहा हूं कि भाई ये खानदान है जिनकी इतनी गिरफ्त है, जिनके पंजे इस मुल्क में इस बुरी तरह गड़े हुए हैं, हर जगह इनके साथ जिनके बहुत बड़े मफादात वाबस्ता हैं, हर जगह इनके लोग बैठे हैं, इनके टाउट्स, इनके जाती मुलाजिम। इतनी मजबूत गिरफ्त को एक आदमी चैलेंज कर चुका है और बहुत ताकत से कर चुका है, उसका नाम है इमरान खान, और वो खुद फंस गया है। अगर ये दयानतदार हैं, अगर इन्होंने कोई घपला नहीं किया, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? एक घंटे के अंदर अंदर इमरान खान टोटल पॉलिटिक्स कैन कम टू एन एंड, वो रेत की दीवार की तरह बैठ जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आती ये इतने खूबसूरत और इतने सुनहरी मौके से
फायदा क्यों नहीं उठा रहे? फिर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में रहना रिस्की था, हम इन्वेस्टमेंट भी बाहर ले गए, बच्चे भी बाहर ले गए। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मियां शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है? उनके भी बेटे हैं, वो तो यहां कर रहे हैं सारा कुछ, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, मौजूद भी हैं यहां। तो भाई ये क्या, ये भी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। बस सारे खतरे आपको, पाकिस्तान आपने हुकूमत के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल घर उन्हें, अच्छा लोग कहते हैं बाहर चले जाते हैं, मैंने कहा भाई वो अपने मुल्क ना जाएं। अपना मुल्क होता है जहां आपके स्टेक्स होते हैं। ठीक जी राइट सर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। हसन निसार साहब के साथ हमारी जो नशिस्त है वो जारी है, मगर मुझे वापस आकर पूछना है कि अवामी राब्ता मुहिम और आज इश्तिहारात भी चलाए गए हैं और उस हवाले से भी बड़ी बात की जा रही है, इस पर हसन निसार साहब की क्या टेक है, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का प्रोग्राम और हमारी नशिस्त बारूफ कॉलम निगार और तजज़ियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हसन निसार साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले ये कहा कि इमरान खान एक जो बड़ा सियासी चैलेंज है, ये पनामा लीक्स के बाद मुस्लिम लीग नून के पास मौका है कि वो अगर चाहें, अगर वो सफाई दें तो वो अपनी इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। मैं हसन निसार साहब एक सवाल उठाना चाह रहा था जो अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म ने शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका 90 की दहाई के साथ मुवाजना करें। जब मियां साहब ने यह कहा था, आपकी नजर है, आप देखते रहे होंगे उस वक्त वाकयात, उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और इसी तरह से अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी। तब के हालात और अब के हालात में कोई आपको ममासलत नजर आती है? देखें, इसमें हम जैसी कौमों की यही बदकिस्मती है कि हमारी कोई समत नहीं है, हम सीधे नहीं चलते, हम दायरे में सफर करते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, मुड़ किड़ के खोती फिर बोड़ थले आ जाती है। अच्छा, सो ये दायरे का सफर है। जब तक ये मुल्क इस दायरे की दलदल से नहीं निकलता, मुनीर नियाजी साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत खूबसूरत शायर थे, उनका एक शेर है, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं है, ये दायरे का सफर है। सो ये जो कह रहे हैं कि फलानी दहाई और ये वो, अच्छा मुझे एक बात, अभी कुछ चंद घंटे पहले किसी चैनल पे था और वो जो कमेंट था चैनल का ये था, जिना हॉस्पिटल उन्होंने दिखाया। अच्छा, लाहौर का जिना हॉस्पिटल, एक एक बेड पे 3-3 मरीज। ये 2 घंटे पहले की बात है। किस मुंह से तरक्की की बात करते हैं ये? किनको बेवकूफ बना रहे हैं? ओ खुदा का खौफ करो, कब तक? लाहौर शहर 7.5-8 साल हो गए इनकी हुकूमत है पंजाब पे। जिना हॉस्पिटल की बात हो रही है, कैमराज मनाजर दिखा रहे हैं, ठीक, मुझे ये तरक्की सुना रहे हैं। कौन सी? वो पता है कब बना था रेलवे? कितने लाख टन लोहा कहां से आया था? 100 साल पहले की बात है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर में होछे जट कटोरा लबाओ, बस उसमें आपका क्या कमाल है? भुट्टो ने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, जरदारी साहब का इसमें है, आपका भी को रोल होगा, बिस्मिल्लाह। ये हर चीज का को क्रेडिट, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये कहेंगे कि क़याम पाकिस्तान में असल रोल तो हमारा था। और ये बात करते हैं कि जब लोगों का, इनकी हकारत देखें, लोगों के लिए नफरत और हकारत की इंतहा ये है जब ये कहते हैं कि लोगों को टैक्स के हिज्जे भी नहीं आते थे। सुभान अल्लाह भाई, आप बिरला हैं, आप टाटा हैं, दाऊद हैं, सैगल्स हैं, वलीकाज हैं, आदमजीज हैं, तो बताएं तो सही कि आपकी कंपनी ने, वो कौन सा सन था जब पहला टैक्स दिया और वो कितने 100 या कितने करोड़ था? ये सादा सवाल है, मैं कर चुका हूं 2-3 दफा पहले भी। अच्छा, बताएं। राइट। मैं हसन साहब आपकी इजाजत से एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं हसन साहब एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको उस पर कमेंट चाहता हूं। काबीना का इजलास हुआ और आज डॉन अखबार ने उस हवाले से खबर लगाई। उसने कहा कि वजीर आजम की बहुत तारीफें की गई वज़रा की जानिब से, और एक वजीर ने तो ये कहा कि
आपकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि 2018 के इलेक्शन में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? मैं फिर जो जो चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुकाबले में ये लोग तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? क्या कहा जाए इसे सर? ये मेरा ख्याल है कि चिराग बुझने से पहले, कहते हैं ना, बहुत भड़कता है। शिकार जो है वो भी शिकार हो जाने के फौरन बाद बहुत फड़कता है। ये बढ़ गई है, कम हो गई है 2018 ये तो अगर 3018 भी कह दें तो मुझे को ताज्जुब नहीं होगा, बिकॉज इनका एक टाइप है। अच्छा। यानी मुझे हैरत होती है कि बंदा, यार हम ऑर्डिनरी से लोग हैं, मतलब ऑर्डिनरी मैं इस एतबार से कह रहा हूं कि हम कोई को खुद अल्लाह माफ करे कोई औलिया नहीं है, कोई कुतुब अब्दाल, कोई बड़े कोई भाई ऑर्डिनरी से सादे से लोग हैं जिस तरह आम इंसान होते हैं। इतनी बेशर्मी से तो बंदा, कोई कॉमन मैन भी शर्मा जाता है। कल तक जो परवेज मुशर्रफ साहब के बूटों के तलवे थे और उनके जूतों के तस्मे थे, वो आज इन पे सदके वारी जा रहे हैं, कल किसी और पे सदके वारी जा रहे होंगे। तो ये छोड़ें, ये कॉन्फिडेंस है, ये क्या है? आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? मैंने झलकियां देखी हैं मानसरे की, मैंने पूरी तकरीर तो नहीं देखी। हाँ। आपको अगर वो कॉन्फिडेंस, अगर इफ दैट इज योर डेफिनेशन, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये लोग ये वो लोग हैं जो वजीर आजम के बड़ा करीब हैं, काबीना है। मैं तो सिर्फ उनके हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि ये लोग, इन लोगों को तो लगता है जैसे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं, यानी जब से ये पनामा वाला रौला पड़ा इस मुल्क में, तब से लेके अब तक ये कोयलों पे मातम कर रहे हैं। अच्छा। सुबह दोपहर शाम, चौथा इनके पास काम कोई नहीं है, दूसरा इनके पास कोई है ही कोई नहीं। इनका तो एजेंडे पे आइटम नंबर 1 से लेके आखिरी आइटम तक यही। आज मैं हंस रहा था जब मुझे पता चला कि पनामा के इशू पे फजलुर रहमान साहब के साथ मुशावरत के लिए उनको तलब फरमाया गया है, तो मैं हैरान था। अच्छा, क्यों? कि ये अगर ये कॉन्फिडेंस है और जिस तरह इनके बंदों की जो कैफियत है, उन पे एक हिजानी कैफियत है। आप अगर उसको एतमाद के तौर पे देख रहे हैं तो देन आई एम मिस्टेकन। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं आपको कंटेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मुमकिन है आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं तो सिर्फ एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा था। आज सर इन्होंने इश्तिहारात भी शाये करवाए हैं, उस पर भी बड़ा कुछ हलकों के जानिब से एतराज हो रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा है, ये इश्तिहार हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं आना चाहिए कि पनामा के हवाले से ये पेशरफ्त होगी। वो इश्तिहार आपकी नजरों से अगर गुजरे हो, अब तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हुकूमत चलवा सकती है इश्तिहार? ये तस्वीरें बनवाते हैं टैक्स पेयर, क्या बेसिकली ये रियाया है इनकी, एक खिलवाड़ है जो हो रहा है। जो ये पनामा लीक्स और बाद जायदादें और पैसे और खरबों रुपए की जायदादें, ये अब सारा कुछ रिस्क हलाल है तो भाई ठीक है। ये सारा ट्रिक, सारी जादूगरी, सारी फनकारी, ये सारी इन्हीं में घुस गई है। कहते जो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत, बड़ी बरकत, तो सारी बरकत। इनके एक चचा का नाम बरकत जरूर था, मुझे पता है, लेकिन सारे मुल्क की बरकत, 20 करोड़ इंसानों की सारी बरकत, राइट, वो एक ही घर में घुस गई। यार ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, तो इश्तिहारात वगैरह ये कोई नई बात नहीं है। ठीक, ये इनका चलन है डे 1 से, यही इनकी पॉलिटिक्स है। अच्छा सर, ये एक और कहते हैं हम इकदार की, कौन सी इकदार? चंगे मांगे, मैरियट होटल, पुलिस में वांटेड लोगों को भर्ती करना, लाहौर शहर के प्लॉट इन्होंने लुटाए एक वोट बैंक बनाने के लिए। तो वो छोड़े, लोगों को याद है, पता है, और फिर बात करते हैं कि जी जबान कौन कैसी बोलता है। ठीक, ये कैसी बात है भाई? मैं सर एक और इसी चीज लाहौर शहर में लोगों ने, सही, अगर किसी का जमीर जिंदा है, वो इस बात की बेशुमार हजारों लाखों लोग ये गवाही देंगे कि खुद जब ये डेगस्ड्रॉन थे, डेस्परेटली ये कोशिश कर रहे थे, बेनजीर बतौर प्राइम मिनिस्टर आती थी,
उसके साथ हकारत का सलूक करते थे, उसे रिसीव नहीं करते थे। इन्होंने जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये कैंपेन इन्होंने चलाई थी जो इतनी खौफनाक साबित हो सकती थी। वो अल्लाह ने वो कर्म किया, तसब को ऐसी इन्होंने आग लगाई और हवा दी। फिर इन्होंने पंजाब बैंक और साथ का पंजाब टीवी बनाएंगे। फिर जो जबान ये बेगम नुसरत भुट्टो, ये जो भी हो, एक माओ जैसी औरत, मतलब एज ग्रुप के एतबार से मैं बात करूं, मैं कोई हो, मैं बदतरीन दुश्मन की वालदा का भी उसी तरह एहतराम करूंगा। वो बीबी के साथ तो तुम्हारा मुकाबला है, बस वो भी नहीं। खवातीन का एहतराम हम तो कभी नाम भी नहीं लेते। कम से कम मैं तो नहीं ये काम करता, कभी नहीं। सही, राइट। चले मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। जबान भी याद आ गई है। देखिए बात सुने, फिर फौज के बारे में बात। ओ भाई, कल तुम लोगों को आमरीयत सूट करती थी, तुम उनकी पूजा प्रस्तिश कर रहे थे। आज आपकी लॉटरी जमहूरियत में निकली हुई है। वो चाहे 2 नंबर जमहूरियत है, मकरूह तरीन जमहूरियत है इस मुल्क की, ये नॉन जमहूरियत है, लेकिन ये भी एक अलग बहस है। ठीक है, मुझे सर जब तक वो सूट करता था आपको, आप कहते थे बरसियों पे जनरल जियाउल हक की कि जी न इसका नाम मुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। वो कौन सा मिशन था? कल वो सूट करता था तो आप उसका विरोध कर रहे थे। आज आप कहां, आपको ये सूट करता है? कोई असूल नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं। वो शायद पॉलिटिक्स में सच्ची बात है, होती भी नहीं। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेने दे सर, अगर आपकी इजाजत हो, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा अपोजिशन के हवाले से भी मेरे कुछ सवालात हैं। हसन एसाज साहब के साथ ये हमारी खुसूसी नशिस्त जारी है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हसन एसाज साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद और हसन एसाज साहब के साथ बात हो रही है। मैं अपोजिशन के हवाले से भी हसन साहब कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, मगर पहले एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, 1-2 दिन से बात चल रही है। वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। वो हमारे स्टेट बैंक ने कह दिया है कि हमारे तो बाहर मुआहदे नहीं है, जिस तरह की तहकीकात हम इस कमीशन से एक्सपेक्ट करें, जो तवक्को हमने लगा रखी है, वो वैसा नहीं हो सकता। तो फिर तो सर ये बुनियादी मसला तो फिर कवानीन का हुआ। अजीब बात है भाई, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो वॉलंटियर कर दें भाई, ये क्या बात हुई? मुल्क का कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप मेरे बारे में छानबीन कर सकें। मैं सारी बैंक स्टेटमेंट साहब के आगे रख देता हूं, खत्म। ये क्या बात है? वो हमसे बेहतर, जिनको हमारे यहां कहा जाता है बेरहरवी का शिकार, वहां शर्म और हया नहीं है, वहां छोटी छोटी बातों पे स्टेप डाउन कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और इनको एक बात समझ लेनी चाहिए, आपके तवज्जुह से मैं इस माइंड सेट को ये समझाना बताना चाह रहा हूं कि हुजूर, ना आप रजा शाह पहलवी ऑफ ईरान हैं, ना आप इदी अमीन हैं, ना आप मोहम्मद कजाफी हैं, ना आप सद्दाम हुसैन हैं, ना आप ज़ैनुल आबदीन हैं। तो ये चले जाने वाली चीजें हैं, ऐसे नहीं होता। हमारे बड़ा घटिया सा रिक्शाओं के पीछे लिखा होता है, बहुत आम ये चालू किस्म की जैसे शायरी नहीं होती, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पता था कोई इनको ये स्काईलैब गिरने से पहले कि ये क्या हो रहा है? वो तो शायद जानते भी ना हो कि ये, इनके नाम से भी वाकिफ ना हो, जो इस पे काम कर रहे थे, कितनी देर से कर रहे थे, कितने हजार या कितने लाख पेपर्स निकले, जिसको वेट वुड करते हुए इनका इत्तेफाक से नाम निकल आया। इनको चाहिए इसको बदशगुनी के तौर पे ट्रीट करें। अच्छा, अपने अमाल को, अपनी सोच को रिविजिट करें, सोचें कहीं अल्लाह की बेआवाज लाठी तो हरकत में नहीं आ गई। सर मगर अपोजिशन जो है सर, ये क्या ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होगी या नहीं? क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि जैसे सबने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है, वो अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद की टर्म्स में मैं नहीं देखता। अच्छा, मतलब मुझे एक बात बताएं कि क्या जेन्युइनली आप ये समझते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी से नहीं, आपसे बात कर रहा हूं, कि जो पीपल्स पार्टी वालों का जो इमेज है, जिस तरह के अफसाने कारनामे, वो नेकलेस से लेके सरे पैलेस तक,
जो जो बिल्कुल ही सारा कुछ नंगा होकर सामने आ गया। इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह की बैकग्राउंड के लोग, वो जेन्युइनली इमरान खान जैसे बंदे के साथ खड़े हो जाएंगे कि यार इस मुल्क में को करप्शन से पाक करना है। इंसानी मुआशरे करप्शन से पाक वैसे होते नहीं, ये कभी भी नहीं हुए। अच्छा, असल इस मुल्क की ट्रेजेडी ये है, इसको उजाड़ा जा रहा है। करप्शन खत्म करने का मकसद ये नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पे आप उसको एलिमिनेट, नहीं, उसको मिनिमाइज करना होता है। करप्शन को आपने कैंडे में रखने की जंग होती है। यहां तो फ्री फॉर ऑल हो गया है, या तो लूट मार का ऐसा ऐसा साना सामने आता है, बंदा दंग रह जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता था। आपने इसको वे ऑफ लाइफ बना दिया, आपने इस मुल्क का इज्तिमाई कल्चर बना दिया है। दिस इज व्हाट इज डेंजरस। ठीक हो गया सर, ठीक। मैं सर, मेरे पास अब जरा टाइम कम है, मैं एक और इशू मैंने सोचा आपके साथ जरा आपकी राय उस पर ले ली जाए। ये फिल्म मालिक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया वजारत इत्तलात व नशरियात ने, और ये फिल्म करप्शन और दहशतगर्दी के खिलाफ बनी थी। आप ये पाबंदी लगाना क्या मसले का हल है अगर उस फिल्म में कोई मुतनाज़े चीज थी? देखें, उसमें मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो 70s के बाद मैं सिनेमा से बहुत दूर चला गया हूं। कभी कभार कोई बच्चे देख रहे हो तो देख लिया। तो मेरा जनरल एक इंप्रेशन ये है कि इंडिया में सियासत और सियासतदानों को बहुत बेरहमी से उधेड़ा जाता है। मैं सिनेमा की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो भाई तुम उनसे भी गए गुजरे हो, क्या खौफ है तुम्हें, क्या डर है तुम्हें? उसमें अगर कोई ऑब्सनिटी वाली को बात है, या अगर कोई वाकई को बहुत ही गिरां गुजरने वाली बात है, तो उसको सेंसर पूरी फिल्म को, भाई अगर कोई 2-4 सीन तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, हालांकि इनके मेदे बड़े लकड़ हजम पत्थर हजम है, ये सब कुछ ही हजम कर लेते हैं, लेकिन चलो वो 2-4 सीन तुम सेंसर कर दो। पहले सुना है इजाजत दी, ये मुझे नहीं पता, मैंने वो मूवी देखी भी नहीं, मैंने टीवी पे ही हल्का फुल्के तबसरे सुने हैं। अच्छा। ये दुरुस्त रवैया है नहीं। मैं आई पर्सनली मैं नहीं समझता। मैंने तो इसका जिक्र भी नहीं सुना था, मैं हैरान रह गया कि इस नाम की कोई फिल्म रिलीज भी हुई है। और अब कमाल यह है कि जिसको नहीं पता, हाँ, उसको भी पता चल गया। और कल अगर कोर्ट की तरफ प्रॉबली प्रोड्यूसर या जो कोई भी वो टीम है, स्पॉन्सर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो कोई भी हैं, प्रॉबली दे हैव गॉन टू द कोर्ट। कल अगर कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी तो मेरा ख्याल है उनकी तो लॉटरी निकल आई है। ठीक, राइट। मैं हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ इशूज पर, एक तो पनामा, फिर अपोजिशन के हवाले से भी हमने बात की, हुकूमती रवैयों के हवाले से भी हमने उनसे बात की, और फिर जो फिल्म पर पाबंदी, फिल्म मालिक पर पाबंदी लगी है, उस हवाले से भी आपने उनकी राय जानी। बहरहाल हमारे सवालात थे, उनके जवाबात थे, ये उनकी राय है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान एहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। इलेक्शंस किस वजह से हैं आज, क्योंकि बार बार ये वजीर आजम का जो मीडिया सेल है, ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। आज जहांगीर तरीन साहब ने भी कहा कि ये झूठ बनाने की फैक्ट्री है। ये जो वजीर आजम के दिफा में लोग उतरे हैं और जिनका आप भी हवाला दे रहे हैं, ये इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी क्यों हैं? कॉन्ट्रडिक्शंस है, कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते। और ये जो मुहावरा है कि झूठ से इसलिए बचो चुके एक बार बोलोगे तो फिर उसको निभाने के लिए आपको दूसरा बोलना पड़ेगा, फिर उसको जस्टिफाई पर तीसरा बोलना, चौथा। ये अब झूठ की दलदल में, कॉन्ट्रडिक्शंस की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और मैंने चंद रोज पहले पता नहीं किसी चैनल पे ये बात किया कि देखो भाई, आप लोग दलदल में फंस गए हो, हाथ पांव मत मारो। दलदल का एक उसूल है कि अगर आप दलदल में फंस जाओगे और हाथ पांव चलाओगे तो आपके डूबने की रफ्तार, आपके गर्क होने की रफ्तार तेज तर होती चली जाएगी। अब ये जो मानसरा में बाकायदा धमकियां, लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक, देखो मजाक है, क्यों फेंक देंगे? एक सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे के आप फारिग कर दें, मुंह तोड़ जवाब दें, चैलेंज कर दें कि जैसा कमीशन चाहते हो, जैसी मदद चाहते हो, मेरी जाती हैसियत में, मेरी सरकारी हैसियत में,
वो सारा कुछ प्रोवाइड करता हूं। इसके बाद या तुम इस मुल्क की जान छोड़ दो, तुम सियासत छोड़ दो। इमरान खान को कहें कि या तुम मगरों ले जा या मैं मगरों ले जाना। सच्चे हैं तो ये इससे आइडियल सिचुएशन मेरे भाई हो नहीं सकती। इससे बेहतर, इससे खूबसूरत, इससे आइडियल मौका इनको मिलता ही नहीं। और खुदा की कसम इनकी 10 नस्लों का इक्तदार जो है वो इंश्योर हो जाएगा। अच्छा, पूछे कैसे? पाकिस्तान में चैलेंज बन के उभरा ही इनके लिए एक आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। पीपल्स पार्टी फौत हो चुकी है। फजल रहमान वगैरह ये वो इनके निकनेम से भी आप वाकिफ हैं, इनकी हैसियतें क्या है उनसे भी आप वाकिफ हैं। बाकी किसी में दम नहीं। एक बंदा है, उसको एलिमिनेट कर दो सियासी सीन से, उसको चैलेंज दो, तो फिर कहते हैं ना गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। ये इमरान खान को एक दफा फारिग कर दो, उसके बाद तो ये आपकी सल्तनत है भाई, ये राजवाड़ा है। आप मुगल आजम हैं, क्योंकि आपको चैलेंज ही कोई नहीं। एक ही आदमी है जो चैलेंज पे चैलेंज दिया जा रहा है, जो चट्टान की तरह डट के खड़ा है, उसको एक्सपोज कर दो। उसे कहो आओ, ठीक, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, आ जा, बनाओ अपने सवाल और मुझसे लो सपोर्ट, बतौर वजीर आजम भी और मेरी जाती हैसियत में भी। अच्छा, तो कहानी खत्म है इमरान खान की। मगर वो कहते हैं सर जो इमरान खान ने कहा देखें, कमीशन बात बना सुने, दो। वो कहते हैं इमरान खान इनके सियासी कबाब से बड़ी हड्डी बन के आ गया है उसमें। अच्छा, उससे जान छुड़ाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। पनामा लीक्स को मैं तो और एंगल से देख रहा हूं कि भाई ये खानदान है जिनकी इतनी गिरफ्त है, जिनके पंजे इस मुल्क में इस बुरी तरह गड़े हुए हैं। हर जगह इनके साथ जिनके बहुत बड़े मफादात वाबस्ता हैं, हर जगह इनके लोग बैठे हैं, इनके टाउट्स, इनके जाती मुलाजिम। इतनी मजबूत गिरफ्त को एक आदमी चैलेंज कर चुका है और बहुत ताकत से कर चुका है, उसका नाम है इमरान खान। और वो खुद फंस गया है। अगर ये दयानतदार हैं, अगर इन्होंने कोई घपला नहीं किया, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? एक घंटे के अंदर अंदर इमरान खान टोटल पॉलिटिक्स कैन कम टू एन एंड। वो रेत की दीवार की तरह बैठ जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आती ये इतने खूबसूरत और इतने सुनहरी मौके से फायदा क्यों नहीं उठा रहे। फिर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में रहना रिस्की था, हम इन्वेस्टमेंट भी बाहर ले गए, बच्चे भी बाहर ले गए। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मियां शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है? उनके भी बेटे हैं, वो तो यहां कर रहे हैं सारा कुछ, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, मौजूद भी है यहां। तो भाई ये क्या, ये भी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। बस सारे खतरे आपको, पाकिस्तान आपने हुकूमत के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल सही। घरों ने, अच्छा लोग कहते हैं बाहर चले जाते हैं, मैंने कहा भाई वो अपने मुल्क ना जाएं। अपना मुल्क होता है जहां आपके स्टेक्स होते हैं। ठीक जी राइट सर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। हसन निसार साहब के साथ हमारी जो नशिस्त है वो जारी है, मगर मुझे वापस आकर पूछना है कि अवामी राब्ता मुहिम और आज इश्तिहारात भी चलाए गए हैं और उस हवाले से भी बड़ी बात की जा रही है। इस पर हसन निसार साहब की क्या टेक है, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का प्रोग्राम और हमारी नशिस्त बारूफ कॉलम निगार। आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर दिस मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो सुना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। भाई उनसे किस बात का मशवरा? और फिर क्यों इतनी बड़ी आपको कैंपेन चलाने की जरूरत? अवाम राब्ता मुहिम, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। मूडीज ने इतनी क्रेडिबल इदारा है पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल रेटिंग देता है वो, उन्होंने पाकिस्तान की इनकी जो नाम नेहाद तरक्की का उन्होंने बिल्कुल उसके कपड़े उतार दिए हैं, ये कह के कि पाकिस्तान का कर्जा टोटल मुल्क की जीडीपी का 63.5% हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जिसको इकोनॉमिक्स की ABC भी पता है, उसकी नींद उड़ जाएगी ये पढ़ के। बिल्कुल ठीक कि जीडीपी टोटल जो इस मुल्क का है, इस पे टोटल जो कर्ज है वो 63.5% है।
ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। अब फिर ये मोरालिटी क्या मोरालिटी है? आपकी जात पे, खानदान पे अगर उंगली, और वो बाहर से उठाई गई, साजिश कहां से आई भाई? बेशुमार लोग थे, उनमें से एक आप भी निकल आए। तो आप करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं हुकूमत की, टैक्स पेयर की कॉस्ट पे। मुझे एक बात बताएं आप, अच्छा ताजा तरीन झूठ है कि जी उन्होंने नाम निकाल लिया है, माजरत की है। दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड कि ना कोई नाम शाम निकला है, ना कोई माजरत हुई है। ठीक है, पूरी फैमिली, सबके बयानात में अजीबो गरीब किस्म के तदादात हैं। फैमिली से लेके इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो वो लास्ट जो स्टेटमेंट जाने से पहले बाहर जाके देके गए थे, वो किसी का बयान नहीं एक दूसरे के साथ मिलता। इतना अबार है कॉन्ट्रडिक्शंस का। अच्छा, सवाल बड़े सादा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। सादा सवाल है कि जी बाहर आपकी जायदादें कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां हैं और कितनी हैं, ये कब कब हुआ, यानी जायदादें कब कब खरीदी गई, इन्वेस्टमेंट्स कब कब की गई, ये पैसा कहां कहां से आया, ये पैसा कितना कितना था और बाहर कैसे गया। ठीक, ये 2 4 5 बेसिक से सवाल हैं। ये जो अभी आप कोट कर रहे थे कि फलाना कह रहा है कि पाकिस्तान यूं नहीं कर सकता, पाकिस्तान वो नहीं कर सकता, यूं वूं की तो जरूरत ही नहीं है। मगर सर हुकूमत बज़िद है, हुकूमत कहती है देखें वजीर आजम का अपना नाम नहीं आया, बच्चों का नाम है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया और ये बड़ी बात है। तो क्या आपको नहीं लगता ये वाकई बड़ी बात है? भाई ये बड़ी बात तब होती ना कि सारी तफसीलात सामने रखें। मतलब टीनेजर्स बच्चे, ये तो मेरा ख्याल है पॉल गेटी ओनेसिस जिसने जैकलिन कैनेडी से शादी की थी, वो यूनान का था खरबपति। पॉल गेटी से लेके ओनेसिस और ये जो बिल गेट्स, ये सारे इकट्ठे कर लो तो ये जीनियसेस है भाई। को माइडस टच है, जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाती है। इसको एक्सप्लेन कर दें। यही तो मैं अभी जो मैंने बात की है, मैं तो कोई टेक्नीशियन नहीं हूं, मैं तो ये फोरेंसिक वगैरह की एबीसी से भी वाकिफ नहीं हूं। सादा से सवाल है कि जी ठीक है, मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम है, बच्चों की ये उम्रें थी उस वक्त जब ये हुआ, तब उस बच्चे की उम्र इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, जब ये हुआ इतनी थी, फलां फलां जगह पे हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट, फलां फलां जगह पे प्रॉपर्टी है, और इससे सन में ये कुछ हुआ। इस पर प्रॉब्लम क्या है? अब ये तो है ना कि आप दाएं हाथ से दे के बाएं से वापस वसूल रहे हैं। आपने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, आपने खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का एक एक्ट, एक ड्रामा किया है। अभी तक एहतसाब के लिए आपने खुद को पेश नहीं किया। एहतसाब तब है अगर आप इन बुनियादी सवालों के जवाब दें। और अगर यहां टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं, यार मुझे तो नहीं पता ना, एक का बयान कुछ कह रहा है, दूसरे का कुछ कह रहा है, तीसरा का कुछ कह रहा है, चौथे का कुछ कह रहा है। इनके दस्ते रास्त इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं इनके, और वो एक इंटेग्रिटी वाले साहब हैं, चौधरी निसार की जनरल रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मैं तो उनको नहीं, मैं तो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो भाई ये जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनका जवाब दे दें आप, और चंद 5 4 बुनियादी सवाल हैं, तकरीरें करने बैठ जाते हैं। भाई ये जो सवाल नंबर 1 ये जवाब, 2 इसका, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, लेकिन वो फिर बच्चों की वो कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी, सबके स्टेटमेंट्स आपस में नहीं मिलते। तो भाई ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं ना, ये क्या बनेगा इसका, मैं नहीं जानता। अल्लाह ना करे को बहुत ही को भयानक सूरत बन जाए, वो ना हो तो बेहतर है। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस, हसन साहब ये कॉन्ट्रडिक्शन, वो आज इन पे सदके वारी जा रहे हैं, कल किसी और पे सदके वारी जा रहे होंगे। तो ये छोड़ें, ये कॉन्फिडेंस है, ये क्या है? आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? मैंने झलकियां देखी हैं मानसरे की, मैंने पूरी तकरीर तो नहीं देखी। आपको अगर वो कॉन्फिडेंस, अगर इफ दैट इज योर डेफिनेशन, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो वजीर आजम के बड़ा करीब हैं, काबीना है, मैं तो सिर्फ उनके हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि ये लोग, इन लोगों को तो लगता है जैसे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं
यानी जब से ये पनामा वाला रौला पड़ा है इस मुल्क में, तब से लेके अब तक ये कोयलों पे मातम कर रहे हैं। अच्छा। सुबह दोपहर शाम, चौथा इनके पास काम कोई नहीं है, दूसरा इनके पास कोई है ही कोई नहीं। इनका तो एजेंडे पे आइटम नंबर 1 से लेके आखिरी आइटम तक ये आज मैं हंस रहा था जब मुझे पता चला कि पनामा के इशू पे फजलुर रहमान साहब के साथ मुशावरत के लिए उनको तलब फरमाया गया है। तो मैं हैरान था। अच्छा, क्यों? कि ये अगर ये कॉन्फिडेंस है और जिस तरह इनके बंदों की जो कैफियत है उन पे एक हिजानी कैफियत है, आप अगर उसको एतमाद के तौर पे देख रहे हैं तो देन आई एम मिस्टेकन। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं आपको कंटेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मुमकिन है आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं तो सिर्फ एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा था। आज सर इन्होंने इश्तिहारात भी शाये करवाए हैं, उस पर भी बड़ा कुछ हलकों के जानिब से एतराज हो रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा है, ये इश्तिहार हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं आना चाहिए कि पनामा के हवाले से ये पेशरफ्त होगी। वो इश्तिहार आपकी नजरों से अगर गुजरे हो, अब तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या हुकूमत चलवा सकती है इश्तिहार? ये तस्वीरें बनवाते हैं टैक्स पेयर, क्या बेसिकली ये रियाया है इनकी, एक खिलवाड़ है जो हो रहा है। जो ये पनामा लीक्स और बाद जायदादें और पैसे और खरबों रुपए की जायदादें, ये अब सारा कुछ रिस्क हलाल है तो भाई ठीक है। ये सारा ट्रिक, सारी जादूगरी, सारी फनकारी, ये सारी इन्हीं में घुस गई है। कहते जो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत, बड़ी बरकत, तो सारी बरकत इनके एक चचा का नाम बरकत जरूर था, मुझे पता है, लेकिन सारे मुल्क की बरकत, 20 करोड़ इंसानों की सारी बरकत, राइट, वो एक ही घर में घुस गई। यार ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, तो इश्तिहारात वगैरह ये कोई नई बात नहीं है। ठीक, ये इनका चलन है डे 1 से, यही इनकी पॉलिटिक्स है। अच्छा सर, ये एक और कहते हैं हम इकदार की, कौन सी इकदार? छंगे मांगे, मैरियट होटल, पुलिस में वांटेड लोगों को भर्ती करना, लाहौर शहर के प्लॉट इन्होंने लुटाए एक वोट बैंक बनाने के लिए। तो वो छोड़े, लोगों को याद है, पता है, और फिर बात करते हैं कि जी जबान कौन कैसी बोलता है। ठीक, ये कैसी बात है भाई? मैं सर एक और किसी चीज लाहौर शहर में लोगों ने, सही, अगर किसी का जमीर जिंदा है, वो इस बात की बेशुमार हजारों लाखों लोग ये गवाही देंगे कि खुद जब ये डेगर्स डॉन थे, डेस्परेटली ये कोशिश कर रहे थे, बेनजीर बतौर प्राइम मिनिस्टर आती थी, उसके साथ हकारत का सलूक करते थे, उसे रिसीव नहीं करते थे। इन्होंने जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये कैंपेन इन्होंने चलाई थी जो इतनी खौफनाक साबित हो सकती थी। वो अल्लाह ने वो कर्म किया, तसब को ऐसी इन्होंने आग लगाई और हवा दी। फिर इन्होंने पंजाब बैंक और साथ का पंजाब टीवी बनाएंगे। फिर जो जबान ये बेगम नुसरत भुट्टो, ये जो भी हो, एक माओ जैसी औरत, मतलब एज ग्रुप के एतबार से मैं बात करूं, भाई कोई हो, मैं बदतरीन दुश्मन की वालिदा का भी उसी तरह एहतराम करूंगा। वो बीबी के साथ तो तुम्हारा मुकाबला है, बस वो भी नहीं, खवातीन का एहतराम हम तो कभी नाम भी नहीं लेते। कम से कम मैं तो नहीं ये काम करता, कभी नहीं। सही, राइट, चले मुझे तो सर एक ब्रेक लेनी है। को जबान भी याद आ गई है। देखिए बात सुने, फिर फौज के बारे में बात। ओ भाई, कल तुम लोगों को आमरीयत सूट करती थी, तुम उनकी पूजा प्रस्तिश कर रहे थे। आज आपकी लॉटरी जमहूरियत में निकली हुई है। वो चाहे 2 नंबर जमहूरियत है, मकरूह तरीन जमहूरियत है इस मुल्क की, ये नॉन जमहूरियत है, लेकिन ये भी एक अलग बहस है। ठीक है, मुझे सर जब तक वो सूट करता था आपको, आप कहते थे बरसियों पे जनरल जियाउल हक की कि जी ना इसका नाम मुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। वो कौन सा मिशन था? कल वो सूट करता था तो आप उसका विरोध कर रहे थे। आज आप कहां, आपको ये सूट करता है? कोई असूल नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं। वो शायद पॉलिटिक्स में सच्ची बात है, होती भी नहीं। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेने दे सर, अगर आपकी इजाजत हो, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा अपोजिशन के हवाले से भी मेरे कुछ सवालात हैं हसन निसार साहब के साथ। ये हमारी खुसूसी नशिस्त जारी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। तजज़ियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हसन निसार साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले ये कहा कि इमरान खान एक जो बड़ा सियासी चैलेंज है, ये पनामा लीक्स के बाद मुस्लिम लीग नून के पास मौका है कि वो अगर चाहें, अगर वो सफाई दें, तो वो अपनी इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। मैं हसन निसार साहब,
एक सवाल उठाना चाह रहा था जो अवामी राब्ता मुहिम वज़ीर आज़म ने शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका 90 की दहाई के साथ मुवाजना करें। जब मियां साहब ने यह कहा था, आपकी नजर है, आप देखते रहे होंगे उस वक्त वाकयात, उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और इसी तरह से अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी। तब के हालात और अब के हालात में कोई आपको ममासलत नजर आती है? देखें, इसमें हम जैसी कौमों की यही बदकिस्मती है कि हमारी कोई समत नहीं है, हम सीधे नहीं चलते, हम दायरे में सफर करते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, मुड़ किड़ के खोती फिर बोड़ थले आ जाती है। अच्छा, सो ये दायरे का सफर है। जब तक ये मुल्क इस दायरे की दलदल से नहीं निकलता, मुनीर नियाजी साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, बहुत खूबसूरत शायर थे। उनका एक शेर है, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं है। ये दायरे का सफर है। सो ये जो कह रहे हैं कि फलानी दहाई और ये वो, अच्छा मुझे एक बात, अभी कुछ चंद घंटे पहले किसी चैनल पे था, और वो जो कमेंट था चैनल का ये था, जिना हॉस्पिटल उन्होंने दिखाया। अच्छा, लाहौर का जिना हॉस्पिटल, एक एक बेड पे 3-3 मरीज। ये 2 घंटे पहले की बात है। किस मुंह से तरक्की की बात करते हैं ये? किनको बेवकूफ बना रहे हैं? ओ खुदा का खौफ करो, कब तक? लाहौर शहर 7.5-8 साल हो गए इनकी हुकूमत है पंजाब पे। जिना हॉस्पिटल की बात हो रही है, कैमराज मनाजर दिखा रहे हैं, ठीक, मुझे ये तरक्की सुना रहे हैं। कौन सी? वो पता है कब बना था रेलवे? कितने लाख टन लोहा कहां से आया था? 100 साल पहले की बात है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर में होछे जट कटोरा लबाओ, बस। उसमें आपका क्या कमाल है? भुट्टो ने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, जरदारी साहब का इसमें है, आपका भी करो होगा, बिस्मिल्लाह। ये हर चीज का को क्रेडिट, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये कहेंगे कि क़याम पाकिस्तान में असल रोल तो हमारा था। और ये बात करते हैं कि जब लोगों का, इनकी हकारत देखें, लोगों के लिए नफरत और हकारत की इंतहा ये है जब ये कहते हैं कि लोगों को टैक्स के हिज्जे भी नहीं आते थे। सुभान अल्लाह भाई, आप बिरला हैं, आप टाटा हैं, दाऊद हैं, सैगल्स हैं, वलीकाज हैं, आदमजीज हैं, तो बताएं तो सही कि आपकी कंपनी ने, वो कौन सा सन था जब पहला टैक्स दिया, और वो कितने 100 या कितने करोड़ था? ये सादा सवाल है, मैं कर चुका हूं 2-3 दफा पहले भी। अच्छा, बताएं। राइट। मैं हसन साहब आपकी इजाजत से एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं हसन साहब एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको उस पर कमेंट चाहता हूं। वज़ीर काबीना का इजलास हुआ और आज डॉन अखबार ने उस हवाले से खबर लगाई। उसने कहा कि वज़ीर आज़म की बहुत तारीफें की गई वज़रा की जानिब से, और एक वजीर ने तो ये कहा कि आपकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि 2018 के इलेक्शन में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? मैं फिर जो चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुकाबले में ये लोग तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? क्या कहा जाए इसे सर? ये मेरा ख्याल है कि चिराग बुझने से पहले, कहते हैं ना, बहुत भड़कता है। शिकार जो है वो भी शिकार हो जाने के फौरन बाद बहुत फड़कता है। ये बढ़ गई है, कम हो गई है 2018, ये तो अगर 3018 भी कह दें तो मुझे को ताज्जुब नहीं होगा, बिकॉज इनका एक टाइप है। अच्छा। यानी मुझे हैरत होती है कि बंदा, यार हम ऑर्डिनरी से लोग हैं, मतलब ऑर्डिनरी मैं इस एतबार से कह रहा हूं कि हम कोई को खुद अल्लाह माफ करे, कोई औलिया नहीं है, कोई कुतुब अब्दाल, कोई बड़े कोई भाई ऑर्डिनरी से सादे से लोग हैं, जिस तरह आम इंसान होते हैं। इतनी बेशर्मी से तो बंदा, कोई कॉमन मैन भी शर्मा जाता है। कल तक जो परवेज मुशर्रफ साहब के बूटों के तलबे थे,
और उनके जूतों के तस्मे थे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पानामा लीक्स का मामला मुसलसल उलझता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उलझाया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सियासत कर रही है। पानामा लीक्स के मामले पर सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना, उसके इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात के हवाले से यह कहा है कि उनके पास ना तो जराए हैं और ना ही उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह के मामलात की तहकीकात कर सकें, और दीगर ममालिक के साथ उनके मुआहदे भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब ज़ाब्ता-ए-कार के हवाले से भी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अवामी जलसों के जरिए पानामा लीक्स के बायस बढ़ने वाले सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज मनसेरा भी गए और वहां पर अवामी राब्ता मुहिम में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया और कुछ अवामी पैकेजेस का ऐलान भी किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अवाम तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब अगर बात हो इस इख्तलाफ की, तो पानामा लीक्स को लेकर सरगर्म अपोजिशन की जमातें वो आपस में राब्ते और हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए जो है वो कोशिश तो कर रही है, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं, इस पर बात करने के लिए मारूफ तज्जियाकार और कॉलम निगार हसन निसार साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करूंगा पानामा लीक्स के मामले के हवाले से। अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इस मामले का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक नतीजे का ताल्लुक है तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सानवी बात है। इम्पॉर्टेंट बात कुछ और है। ये जब ये स्कैम, जब ये पनामा लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो अगर आपने पढ़ा हो, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि अगर ये मामला अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता तो फॉल ऑफ ढाका के बाद, सुकूत ढाका के बाद इस मुल्क के अवाम के साथ ये दूसरी बड़ी ट्रेजेडी होगी। अच्छा, अरबों रुपए की लूट मार का शक है, इल्जाम है। ये अगर मंतकी अंजाम, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पे इल्जाम है, जो मुल्जिम हैं, मुजरिम साबित होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ जी कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कौम भी और मेरे जैसे लोग भी। इन लोगों ने आसिफ जरदारी के बारे में उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की इंतहा कर दी और मिस्टर 10% और फिर प्रमोट करके मिस्टर 25%, फिर जवाबन उन्होंने इन्हें 100% करार दिया। अच्छा, वो क्या केस था? वो डिनाई करते रहे सरे पहले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब हाथ पड़ा तो पता चला कि सरे पहले से नहीं का था। अच्छा, अब इनके बारे में भी बेशुमार स्कैंडल्स हैं, बेशुमार इल्जामात हैं। तो अगर ये, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अवाम और खुद शरीफ फैमिली को ये अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव कि ये तो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें वाली बात है। ये पाक साफ लोग हैं, और अगर ये सच्चे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये एक, मैं समझता हूं ये 5 मिनट में हल होने वाला मसला है। सीधा ऑपोजिशन को कहें जो जो चाहते हो करो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं, जो चाहते हो वो कर लो। अच्छा, अपनी पसंद का वो कमीशन बना लो, किस किस्म की सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हुकूमती सतह पे चाहिए, हमारी जाती सतह पे चाहिए, तो वो हम पेश कर देते हैं, अपना शौक पूरा कर लो। मतलब मैं जेन्युइनली, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, मेरे पास कॉमन सेंस की कमी होगी जो मैं ऐसी बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है, ये सोच रहा है कि अगर ये बिल्कुल साफ हैं, इनका कोई मसला नहीं है, कोई घपला नहीं है, कोई लूट मार रही है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कोई गैर अखलाकी काम नहीं है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये 10 मिनट का मसला है जो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, होता नहीं जा रहा है। इसको मसलसल, मुझे एक बात बताएं, यानी अपने लोगों से तो मुशावरत करनी है, वहां से लेके फजलुर रहमान तक मुशावरत हो रही है।
वो किस बात की मुशावरत भाई? सही। मुझे कहो मेरे एसेट्स चोरी के हैं, डकैती के हैं, तो मैं मशवरे शुरू कर दूंगा। मैं पूछने वाले को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, फैक्ट शीट सारी सामने रख दूंगा। अब फजलुर रहमान साहब को भी अचानक मेदे, पता नहीं उनके मेदे में क्या चला गया है। होता है बाजुकात टेंशन बहुत बढ़ जाए तो कुछ लोगों को ना स्टमक का प्रॉब्लम।